हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 2, 3 और 4 से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट 5 जो है वो अभी नहीं बन पाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थ्री मेजर मोटिव्स अकॉर्डिंग टू जॉन मैनार्ड केनीज फॉर होल्डिंग कैश आर। तो जो तीन मेजर मोटिव हैं जॉन मैनार्ड केनीज द्वारा होल्डिंग कैश के लिए, वो क्या हैं? ट्रांजैक्शनल स्पेकुलेटिव सोशल पर्पज, ट्रांजैक्शनल प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव पर्पज, साइकोलॉजिकल फिड्यूसरी या फिर ट्रांजैक्शनल पर्पज, स्पेकुलेटिव साइकोलॉजिकल या फिर प्रिकॉशनरी पर्पज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव पर्पज। ये जो तीन मेजर मोटिव हैं अकॉर्डिंग टू जॉन मैनार्ड केनीज फॉर होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शन मोटिव रिफर्स, आपको बताना कि ट्रांजैक्शन मोटिव क्या रिफर करता है? टू मीट द कंटिजेंसीज और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ बार्गेन परचेजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, टू मीट द डे टू डे नीड्स, टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो करेक्ट ऑप्शन इज टू मीट द डे टू डे नीड्स। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन मोटिव इसको रेफर करता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिकॉशनरी मोटिव, आपको बताना है कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, टू मीट द कंटिजेंसीज फॉर और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट इन न्यूज फ्यूचर, टू मीट डेली एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस, टू मेक ए कैश बजट। तो करेक्ट ऑप्शन है टू मीट द कंटिजेंसीज और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्म फील्स द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लाइकली टू फॉल इन द फ्यूचर, it will hold cash and wait until the prices actually fall. This statement is the example of which of the following motive? आपको बताना है कि किस चीज का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन है ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव या फिर प्राइसिंग मोटिव। तो करेक्ट ऑप्शन है स्पेकुलेटिव मोटिव। नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव मोटिव रिफर्स टू, तो स्पेकुलेटिव मोटिव किसको रिफर करता है? होल्डिंग द कैश फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस, होल्डिंग द कैश टू अवेल एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, होल्डिंग द फंड फॉर कंटिजेंसीज या फिर होल्डिंग द कैश टू मीट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो स्पेकुलेटिव मोटिव किसको रिफर करता है? होल्डिंग द कैश टू अवेल एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। स्पेकुलेट करके चलते हैं हम। वैलिड रीजन टू होल्ड कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट, तो आपको बताना है कि नीचे देखिए चार ऑप्शन, इनमें से तीन वैलिड रीजन है लेकिन एक नहीं है वैलिड रीजन कि हम कैश को होल्ड करें और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को होल्ड करें। तो वो बताना है आपको कौन सा है जो नहीं है वैलिड रीजन। सेटिस्फाई कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट, मेंटेन एडुकेट कैश नीडेड फॉर ट्रांजेक्शन, मीट फ्यूचर नीड या फिर अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट। तो करेक्ट ऑप्शन है अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट। ये वैलिड रीजन कैश को होल्ड करने और मार्केटेबल सिक्योरिटी को होल्ड करने का नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर विच फैक्टर आर नीडेड टू डिटरमाइन द कैश नीड ऑफ ए बिजनेस फर्म। तो नीचे फैक्टर में से बताना है आपको कि विच फैक्टर आर नीडेड, कौन सा फैक्टर जो है जरूरत पड़ती है कैश नीड ऑफ ए बिजनेस फर्म को डिटरमाइन करने की। ऑप्शन है टर्म ऑफ परचेज एंड सेल, ऑप्शन बी कलेक्शन पीरियड ऑफ रिसीवेबल एंड क्रेडिट पोजीशन ऑफ द फर्म, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द फर्म या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वेब। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द वेब। ऊपर के तीनों ऑप्शन की ही जरूरत पड़ती है। एंड के बाद AMP लगा है वो मिसप्रिंट है, आप उसको नेग्लेक्ट करिएगा। तो कलेक्शन पीरियड ऑफ रिसीवेबल एंड क्रेडिट पोजीशन ऑफ द फर्म है, वो AMP कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, सम मैनेजर्स हैव अ व्यू पॉइंट्स दैट देयर कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम आर नथिंग मोर देन इन्वेंट्री प्रॉब्लम। कुछ मैनेजर्स का ये व्यू पॉइंट होता है कि उनका कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है वो कुछ नहीं है, बस एक इन्वेंट्री प्रॉब्लम है। दे देन प्रोसीड टू यूज कैश मैनेजमेंट मॉडल्स सच एज EOQ मॉडल टू डिटरमाइन दी। तो EOQ मॉडल डिटरमाइन करने के लिए क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं? क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, मार्केटेबल सिक्योरिटी लेवल, प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी या फिर प्रॉपर ब्लेंड ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रॉपर ब्लेंड ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश। उसके लिए वो EOQ मॉडल का या डिफरेंट मैनेजमेंट मॉडल का यूज करते हैं। द टर्म कैश मैनेजमेंट डिनोट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कैश रिसोर्स इन सच अ वे दैट जनरली एक्सेप्टेड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कुड बी अकम्प्लिश्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट आर, तो कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक पेमेंट एज पर पेमेंट शेड्यूल, टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, टू मेक कैश बजट या फिर बोथ A एंड B, यानी कि ऑप्शन A और B ये दोनों सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B, यानी टू मेक पेमेंट एज पर पेमेंट शेड्यूल एंड टू मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। ये दोनों ऑप्शन के लिए जो कैश मैनेजमेंट जो है ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैश मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ कैश मैनेजमेंट आर, तो प्रिंसिपल ऑफ कैश मैनेजमेंट का कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? ऑप्शन है डिटर्मिनेबल वेरिएशन ऑफ कैश नीड एंड मैक्सिमाइजिंग कैश रिसिप्ट, ऑप्शन बी फुलफिल कंटिजेंसी कैश रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी मिनिमाइजिंग कैश डिसबर्समेंट एंड मैक्सिमाइजिंग कैश यूटिलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंसिपल ऑफ कैश मैनेजमेंट है वो ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही प्रिंसिपल हैं इसके। डिटर्मिनेबल वेरिएशन ऑफ कैश नीड एंड मैक्सिमाइजिंग कैश रिसिप्ट, फुलफिलिंग कंटिजेंसी कैश रिक्वायरमेंट, मिनिमाइजिंग कैश डिसबर्समेंट एंड मैक्सिमाइजिंग कैश यूटिलाइजेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मॉडर्न अप्रोच टू कैश मैनेजमेंट। तो आपको फॉलोइंग में से फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए, उनसे बताना कि कौन सा मॉडर्न अप्रोच को, कैश मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच को सपोर्ट करता है।
एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए, कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ कैश। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैश। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ कैश। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड डिपोजिटिंग ऑफ कैश। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैश मैनेजमेंट जो मॉडर्न अप्रोच है कैश मैनेजमेंट का, उसको एक्यूरेटली डिफाइन करता है। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड डिपोजिटिंग ऑफ कैश। कलेक्शन फ्लोट इज दी, कलेक्शन फ्लोट क्या होता है? टोटल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ द चेक बाय द कस्टमर एंड एबिलिटी ऑफ कैश टू द रिसीविंग फर्म। टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द चेक इन मेल, या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द चेक। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कलेक्शन फ्लोट इज द टोटल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ द चेक बाय द कस्टमर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू द रिसीविंग फर्म। नेक्स्ट है डिपॉजिट फ्लोट क्या होता है? तो डिपॉजिट फ्लोट ऑप्शन है, टाइम ड्यूरिंग विच द चेक रिसीव्ड बाय द बिजनेस रिमेन अनकलेक्टेड, टाइम टेकन इन क्लियरिंग द चेक थ्रू बैंकिंग सिस्टम, टाइम टू रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर ऑन मेल, या टोटल टाइम बिटवीन द मेलिंग ऑफ द चेक बाय कस्टमर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू द रिसीविंग फर्म। तो ऑप्शन ए, डिपॉजिट फ्लोट क्या होता है? डिपॉजिट फ्लोट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द चेक रिसीव्ड बाय द बिजनेस रिमेन अनकलेक्टेड, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट फ्लोट। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी फ्लोट क्या होता है? व्हाट इज अवेलेबिलिटी फ्लोट? तो ए है, टाइम सेव्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे सेव्ड इन एक हो गया, तो टाइम सेव्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू बैंकिंग सिस्टम, टोटल टाइम बिटवीन चेक रिसीव्ड बाय कस्टमर एंड एबिलिटी ऑफ कैश टू द रिसीविंग फर्म। या फिर ऑप्शन सी, टाइम ड्यूरिंग द चेक इज अनकलेक्टेड बाय द रिसीविंग फर्म, या फिर ऑप्शन डी, टाइम कंज्यूम्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अवेलेबिलिटी फ्लोट इज द टाइम कंज्यूम्ड इन क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक टू स्पीड अप कलेक्शन? इसमें से कौन सा टेक्निक नहीं है स्पीड अप कलेक्शन को स्पीड अप करने के लिए? क्विकली प्रिपेयरिंग एंड मेलिंग ऑफ द इनवॉइस टू कस्टमर, रिड्यूस द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ कैश, रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड, या फिर रिप्लेस ए लॉक बॉक्स सिस्टम विद द डायरेक्ट मेलिंग ऑफ पेमेंट टू द फर्म। तो ऑप्शन डी, रिप्लेस ए लॉक बॉक्स सिस्टम विद द डायरेक्ट मेलिंग ऑफ पेमेंट टू द फर्म, ये टेक्निक नहीं है। आपको बताना था क्वेश्चन में क्या कि नॉट टेक्निक, तो ये टेक्निक नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों क्या है टेक्निक है कलेक्शन को स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है आपको बताना है? कैश प्लानिंग, मैनेजिंग कैश फ्लो, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज कैश लेवल, प्रिपेयरिंग कैश बजट। तो कैश प्लानिंग, प्रिपेयरिंग कैश बजट, ये क्या है? ये कैश मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों क्या है कैश मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट प्रोसेस? कैश मैनेजमेट का प्रोसेस का जो राइट सीक्वेंस वो क्या है? पहले हम मटेरियल परचेज करते हैं, फिर पेमेंट फॉर रिसोर्सेज करते हैं, फिर सेल ऑफ इन्वेंट्री होती है, फिर कलेक्शन ऑफ सेल रिसिप्ट होता है, या फिर पहले हम मेकिंग ऑफ परचेज बजट, पहले परचेज बजट बनाते हैं, फिर मटेरियल परचेज करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स रिसिप्ट होता है, या फिर सी है मटेरियल परचेज, फिर सेल ऑफ इन्वेंट्री, फिर पेमेंट ऑफ रिसोर्स, फिर कलेक्शन ऑफ सेल रिसिप्ट, या फिर ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, मटेरियल परचेज, देन पेमेंट फॉर रिसोर्सेज, देन सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड देन कलेक्शन ऑफ सेल्स रिसिप्ट। ये कैश मैनेजमेंट प्रोसेस का सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, कैश मैनेजमेंट मॉडल विच लीड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश इज। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए मॉडल में से कौन सा है कैश मैनेजमेंट मॉडल होता है जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश के लिए यूज किया जाता है? तो बॉमल्स मॉडल, द स्टोन मॉडल, द मिलर और मॉडल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों मॉडल ही कैश मैनेजमेंट मॉडल होते हैं जो कि ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश को डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, हु डेवलप सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट के जो सर्टेनिटी मॉडल होता है उसको किसने डेवलप किया? एस जे बाउमल, डब्ल्यू जे बाउमल, ए जे बाउमल, या फिर के जे बाउमल। तो ऑप्शन है डब्ल्यू जे बाउमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट को डेवलप किया था। सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट इज सिमिलर टू विच अनदर मॉडल? आपको बताना है कि जो सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट वो किसके दूसरे किस मॉडल से इक्वल है, सिमिलर है? ऑप्शन है एबीसी मॉडल, ऑप्शन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल यानी ईओक्यू मॉडल, या फिर ऑप्शन डी है जस्ट इन टाइम यानी जेआईटी मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू मॉडल। ये जो है कैश मैनेजमेंट का सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट जो है वो इसके जो है सिमिलर होता है ईओक्यू के बारे में के इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ सर्टेनिटी मॉडल? तो सर्टेनिटी मॉडल के कौन से इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं नीचे दिए गए में से? पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यूनिफॉर्मली डिविजिबल सिक्योरिटीज, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है सर्टेनिटी मॉडल के, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जो ऊपर के तीनों हैं पोर्टफोलियो ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यूनिफॉर्मली डिविजिबल सिक्योरिटीज, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ये तीनों ही क्या हैं इंपॉर्टेंट एजम्पशन है सर्टेनिटी मॉडल के। नेक्स्ट आपको आंसर के साथ दिख रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट इज डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल कैश बैलेंस एट मिनिमम कॉस्ट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्टेनिटी मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट का वो क्या है कि डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कैश बैलेंस एट मिनिमम कॉस्ट को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है कैश मैनेजमेंट सर्टेनिटी मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉमल्स मॉडल आपको बताना है कि बॉमल्स मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? मैक्सिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, फाइंड आउट द ऑप्टिमम होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग
कैश या फिर मिनिमाइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, यानी कैश को होल्ड करने में जो भी टोटल कॉस्ट आ रहा है उसको आप मिनिमाइज करना ही बाउमेल्स मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओक्यू मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट इज गिवन बाय। तो ईओक्यू मॉडल जो है कैश मैनेजमेंट को किसने दिया था? मिलर एंड ओआरआर ने, विलियम जे बाउमल ने, स्टोन ने या फिर नन ऑफ द अबव ने। तो फिर ईओक्यू मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट दिया था विलियम जे बाउमल ने। नेक्स्ट व्हिच मॉडल सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल लिमिट फॉर कैश फ्लो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल लिमिट फॉर कैश फ्लो ये मॉडल कौन सा मॉडल सजेस्ट करता है? बाउमल्स मॉडल, मिलर ओआर मॉडल, स्टोन मॉडल या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है मिलर एंड ओआरआर मॉडल। ये मॉडल जो है सजेस्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल लिमिट फॉर कैश फ्लो के लिए। फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो मेथड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रीपेड पेमेंट आर एडेड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, एडेड टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर नन ऑफ द अबव। द ऑप्शन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। Next, according to cash flow method of cash budget, increase in current liability and decrease in current asset are। ठीक है, कैश फ्लो मेथड के अकॉर्डिंग कैश बजट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट आर। ऑप्शन ए एडेड टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ऑप्शन बी डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ऑप्शन सी एडेड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर ऑप्शन डी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ऑप्शन सी एडेड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो मेथड ऑफ कैश बजट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इज added to opening balance of cash, deducted from the opening balance of cash, not including cash budget या फिर none of the above। तो correct option is added to opening balance of cash। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रिपेयरिंग कैश बजट इज। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कैश बजट का क्या है। तो आप सीधे आंसर देखते हैं कि ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस टोटल एस्टिमेटेड कैश रिसीट माइनस टोटल एस्टिमेटेड कैश पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है कैश बजट को बनाने का। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस टोटल एस्टिमेटेड कैश रिसीट माइनस टोटल एस्टिमेटेड कैश पेमेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर। तो आपको बताना है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन कौन से हैं? फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट लायबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाईली लिक्विड शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन बैलेंस शीट मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर रिपोर्टेड एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो बैलेंस शीट में किस से रिपोर्ट किए जाते हैं? उनके करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, फेस वैल्यू, कॉस्ट विद ब्रोकरेज फी या फिर कॉस्ट विद ब्रोकरेज फी, दोनों रिपीट हो गए ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे है करंट मार्केट वैल्यू। तो बैलेंस शीट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बैलेंस शीट में होता है वो अपने करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे दिखाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। नीचे देखिए ऑप्शन में से मार्केटेबल सिक्योरिटी का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है कैश एट बैंक। बाकी कॉमन स्टॉक, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट और ट्रेजरी बिल ये क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी का एग्जांपल है। लेकिन कैश एट बैंक ये मार्केटेबल सिक्योरिटी का एग्जांपल नहीं है। द कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड एज। कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल, जो मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है उसके सेल या परचेज से जो कैश फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। Which of the following is least likely to be considered a short-term marketable security? Option A, an original issue 30-year corporate bond with 1 year remaining until final maturity. A 90-day treasury bill. A short-term corporate debt instruments with a 9-month original maturity. An original issue 30-year government bond with 1 year remaining until final maturity. तो ऑप्शन है an original issue 30-year corporate bond with 1 year remaining until final maturity is least likely to be considered a short term marketable security। least likely to be है। Which of the following marketable security is issued by the US federal government? तो आपको बताना है कि marketable security जो कि इशू किया जाता है US federal government द्वारा, कॉमर्शियल पेपर, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस या फिर टी बिल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है टी बिल्स। नेक्स्ट, यूरो डॉलर मीन्स। यूरो डॉलर का क्या मतलब होता है? ए फॉरेन डिनोमिनेटेड डिपॉजिट सब्जेक्ट टू यूएस बैंकिंग रेगुलेशन। ए करेंसी डिपॉजिट्स आउटसाइड इन कंट्री its country of origin, the new currency of the European Union, a US dollar denominated deposit generally in a bank located outside the United States that is not subject to US banking regulation। तो euro dollar means a US dollar denominated deposit generally in a bank located outside the United States that is not subject to US banking regulation। तो उसको हम euro dollar कहते हैं। Which of the following marketable security is the obligation of a commercial bank? तो आपको बताना है कि नीचे देखिए marketable security से कौन सा ऑब्लिगेशन है कॉमर्शियल बैंक का? कॉमन स्टॉक, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर या फिर टी बिल। तो ऑप्शन इज नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये ऑब्लिगेशन होता है एक कॉमर्शियल बैंक का। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहलाता है। द फैक्टर कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ए मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेट करने के टाइम पे कौन से फैक्टर ध्यान देने चाहिए? मार्केटेबिलिटी एंड सेफ्टी, मैच्योरिटी, टैक्सेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। मार्केटेबल सिक्योरिटी को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो मार्केटेबिलिटी और सेफ्टी, मैच्योरिटी, टैक्सेबिलिटी सबको ध्यान देना चाहिए। लास्ट
लास्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी आर प्राइमरली, जो मार्केटेबल सिक्योरिटी होते हैं क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटी होती हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 3 से 25 एमसीक्यू जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट अमाउंट्स, रिसीवेबल जो होते हैं वो कौन से अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑड टू द फर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, अमाउंट ऑन्ड बाय द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, अमाउंट्स ऑड टू द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो रिसीवेबल होते हैं वो कौन से अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट्स ऑन टू द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल, यानी कि नीचे दिए गए वैसे से आपको बताना कि कौन सा जो है वो कॉस्ट शो करता है रिसीवेबल को मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, डेलिक्वेंसी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, डेलिक्वेंसी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, ये तीनों ही रिसीवेबल को मेंटेन करने का कॉस्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट इज या आर, जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट का वो क्या होता है, टू ऑप्टिमाइज द अमाउंट ऑफ सेल्स, टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज अमाउंट ऑफ सेल्स को, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को मिनिमाइज और इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल को ऑप्टिमाइज करना ही होता है। नेक्स्ट, रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वॉल्व केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ विच ऑफ द, कि नीचे दिए गए में से किसको केयरफुली कंसिडर करना चाहिए रिसीवेबल मैनेजमेंट के टाइम पे, फॉर्मिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, एग्जीक्यूटिंग द क्रेडिट पॉलिसी, फॉर्मेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए जब आप रिसीवेबल मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है द अकाउंट रिसीवेबल दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर बैंकरप्सी और अनदर रीजन आर टर्म्ड एज, तो जो वो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं जो कि कलेक्ट नहीं किया जा सकता है बैंकरप्सी या फिर किसी और रीजन की वजह से, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टेबल अकाउंट, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल अकाउंट, या फिर अनकलेक्टेबल अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन है अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, क्योंकि उनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। अकाउंट्स रिसीवेबल आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट, तो जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट किए जाते हैं एट फेस वैल्यू, एट मार्केट वैल्यू, एट नेट रिलायजेबल वैल्यू, फिर एट नेट क्रेडिट सेल वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है एट नेट रिलायजेबल वैल्यू। व्हाट डायमेंशंस आर कंसीडर्ड वाइल मेकिंग ए क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को बनाते वक्त कौन से डायमेंशंस को कंसीडर किया जाता है, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट टर्म, कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पीरियड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ही ऑप्शन को कंसीडर किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी क्रेडिट पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट भी जो है कंसीडर किया जाता है। क्रेडिट स्टैंडर्ड रिफर्स टू, जो क्रेडिट स्टैंडर्ड होता है वो क्या रिफर करता है, द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ ए क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द टर्म टू द फर्म, द मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ ए क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द फर्म, या फिर बोथ एंड भी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ ए क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू द फर्म, क्रेडिट स्टैंडर्ड रिफर करता है इसको। क्रेडिट स्टैंडर्ड दैट अडॉप्टेड बाय अ फर्म आर, जो क्रेडिट स्टैंडर्ड जो कि फर्म द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं कौन से होते हैं, लीनियंट एंड लिबरल स्टैंडर्ड, हाई एंड लो स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, या फिर लीनियंट एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज लीनियंट एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड। इफेक्ट ऑफ लिबरल क्रेडिट स्टैंडर्ड, तो लिबरल क्रेडिट स्टैंडर्ड का क्या इफेक्ट होता है, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स, लार्ज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हायर रेट ऑफ बैड डेब्ट्स, या फिर अट्रैक्ट लेस कस्टमर, डिक्रीज सेल्स, स्मॉलर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोअर रेट ऑफ बैड डेब्ट्स, या फिर स्लोअर एवरेज कलेक्शन पीरियड, हायर कलेक्शन कॉस्ट, हाई रेट ऑफ डिफॉल्ट एंड हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ, यानी ऑप्शन ए और सी जो है वो दोनों ही इफेक्ट ऑफ लिबरल क्रेडिट के होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, यानी ऑप्शन ए और सी जो है लिबरल क्रेडिट का उस पर इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्टिव क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी कि स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्टिव क्रेडिट स्टैंडर्ड अगर लगाया जा रहा है तो क्या इफेक्ट होगा उसका, डिक्रीज इन सेल्स, रिड्यूस बैड डेट लॉस, रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ऑप्शन बी लो कलेक्शन कॉस्ट, लो डेप्टर कैरिंग कॉस्ट, मोर क्रेडिट वर्थी कस्टमर एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द, जो ऊपर से कोई सा भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों ही इफेक्ट होंगे स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्टिव क्रेडिट स्टैंडर्ड के। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड, यानी कि एडिशनल सेल्स से जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल कंट्रीब्यूशन टू टोटल यूनिट सोल्ड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू एडिशनल यूनिट सोल्ड, या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू एडिशनल यूनिट सोल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू एडिशनल यूनिट सोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट टर्म,
बताना कि नीचे दिए में से कौन सा क्रेडिट टर्म का कंपोनेंट है, कैश क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट पीरियड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट पीरियड, तीनों ही क्रेडिट टर्म के कंपोनेंट होते हैं। क्रेडिट पीरियड किस चीज़ को रेफर करता है? टू द पीरियड ऑफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द कस्टमर, टू द पीरियड ऑफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द डेप्टर, टू द पीरियड ऑफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द डाउटफुल डेप्ट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो जो क्रेडिट पीरियड होता है वो रेफर करता है टू द पीरियड ऑफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द कस्टमर्स। क्रेडिट पीरियड जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ, जो क्रेडिट पीरियड होता है वो जनरली किस टर्म में स्टेट किया जाता है? क्रेडिट डेट में, फाइनल डेट में, नेट डेट में, फिर पेमेंट डेट में। तो क्रेडिट पीरियड को हम नेट डेट में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट करते हैं। ए परसेंटेज रिडक्शन इन सेल्स और परचेज प्राइस अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ इनवॉइस इज कॉल्ड। जो परसेंटेज रिडक्शन होता है सेल्स या परचेज प्राइस जो कि अर्ली पेमेंट ऑफ इनवॉइस में किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इमीडिएट डिस्काउंट या फिर ऑफर डिस्काउंट। तो ऑप्शन है बी, कैश डिस्काउंट कहते हैं उसको। कैश डिस्काउंट पीरियड रिप्रेजेंट, जो कैश डिस्काउंट पीरियड होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए कैश डिस्काउंट कैन बी टेकन फॉर अर्ली पेमेंट, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए ट्रेड डिस्काउंट कैन बी टेकन फॉर बल्क परचेज, या फिर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच कैश डिस्काउंट कैन बी टेकन फॉर बल्क परचेज, या फिर नन ऑफ द दीज। यानी कि कैश डिस्काउंट पीरियड जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए कैश डिस्काउंट कैन बी टेकन फॉर अर्ली पेमेंट। जब अर्ली पेमेंट करते हैं उस पर जो कैश डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट पीरियड शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड फॉलो इवेलुएट क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द क्रेडिट एप्लीकेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर के सीधे चलते हैं। गैदरिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, देन एनालिसिस ऑफ कस्टमर क्रेडिट वर्थिनेस एंड देन क्रेडिट डिसीजन, ये करेक्ट प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी सोर्सेज टू कलेक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। तो जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है वो नीचे दिए गए में से कौन सा इफेक्टिव सोर्सेज होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाजार रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फर्म्स ऑन रिकॉर्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है तो तीनों ही सोर्सेज अच्छे हैं, तीनों ही सोर्सेज हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाजार रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फर्म्स ऑन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेज टू एनालाइज कस्टमर्स क्रेडिट वर्थिनेस। तो 4 इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं जो कि कस्टमर क्रेडिट वर्थिनेस को एनालाइज किए करने के लिए होते हैं। तो उसका ऑप्शन हम सीधे ऑप्शन पे ही चलते हैं आंसर पे, दैट इज ट्रेडिशनल क्रेडिट एनालिसिस, सिक्वेंशियल क्रेडिट एनालिसिस, न्यूमेरिकल क्रेडिट एनालिसिस एंड रिस्क क्लास क्रेडिट एनालिसिस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं टू एनालाइज द कस्टमर्स क्रेडिट वर्थिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्रेडिट एनालिसिस विच इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ ए कस्टमर इन टर्म्स ऑफ 5C ऑफ क्रेडिट विल बी। तो 5C आपको बताना है ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्रेडिट एनालिसिस, दैट इज सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 5C क्या है क्रेडिट का? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेट्रल। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेट्रल, इसको 5C ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेट्रल। नेट क्रेडिट सेल्स कैन बी कंप्यूटेड एज, जो नेट से क्रेडिट सेल होता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल सेल माइनस कैश सेल, टोटल सेल माइनस क्रेडिट सेल, टोटल नेट सेल माइनस कैश सेल, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज टोटल सेल माइनस कैश सेल। नेट क्रेडिट सेल जो है आपको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल कैन बी कंप्यूटेड एज, तो जो अकाउंट रिसीवेबल होता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्रेड डेप्टर प्लस बिल पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, या फिर ट्रेड डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ऑप्शन इज ट्रेड डेप्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच रेशियो माइट यू बी द मोस्ट कंसर्न्ड विद इन एनालाइजिंग ए फर्म्स फाइनेंशियल लेवरेज पोजीशन। विच रेशियो आपको बताना कि विच रेशियो माइट यू बी द मोस्ट कंसर्न, जो कौन सा रेशियो मोस्ट कंसर्न होगा जब आप एनालाइज करते हैं फर्म्स फाइनेंशियल लेवरेज पोजीशन को? रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्ट टू टोटल एसेट, रिटर्न ऑन डेप्ट, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर। तो करेक्ट ऑप्शन है डेप्ट टू टोटल एसेट। लास्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग का कौन सा टाइप नहीं है? फुल फैक्टरिंग, मैच्योरिटी फैक्टरिंग, एडवांस फैक्टरिंग, या फिर रेगुलर फैक्टरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेगुलर फैक्टरिंग। अब हम यूनिट 4 से 49 MCQ जो है प्रैक्टिस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री इज ए स्टॉक ऑफ, आपको बताना है कि इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक है किसका? गुड्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स मेंटेन फॉर सेल्फ यूज, बोथ है एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है गुड्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्वेंट्री इज ए स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री, नीचे दिए गए में से आपको बताना है कि कौन सा जो है इन्वेंट्री का इन्वेंट्री नहीं है? रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल टूल्स, सेलेबल गुड्स, या फिर लैंड। तो ऑप्शन डी लैंड जो है वो इन्वेंट्री नहीं है।
इन्वेंट्रीज आर करंट एसेट्स मेंशन ऑन, तो आपको बताना कि इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट होते हैं जो कि मेंशन होते हैं कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो बैलेंस शीट में ये इन्वेंट्री एंड करंट एसेट जो है मेंशन होते हैं। इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो आपको बताना कि इन्वेंट्री जो है किस में क्लासीफाई किया जा सकता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेंट्री क्या है, तीनों में ही होते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्रीज, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीड, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्रीज के लिए कौन सी नीड है, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज, मिनिमाइज द ब्लॉकेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिसाइडिंग टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग आर द नीड, यानी कि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन क्या है, वो नीड है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज टू होल्ड इन्वेंट्री, आपको बताना है कि एडवांटेज इन्वेंट्री को होल्ड करने का कौन सा एडवांटेज है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से, रिड्यूसेस ऑर्डर कॉस्ट, अचीव एफिशिएंट प्रोडक्शन रन्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, रिड्यूस ऑर्डर कॉस्ट, अचीव एफिशिएंट प्रोडक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज, ये तीनों ही एडवांटेज हैं इन्वेंट्री को होल्ड करने का। द फॉलोइंग टाइप कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन एक्सेप्ट, आपको बताना है कि एक्सेप्ट कौन सा नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो कैरिंग कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मशीन कॉस्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मशीन कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, मशीन कॉस्ट इज नॉट यूज इन इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिसएडवांटेज टू होल्ड एक्सेसिव इन्वेंट्री, इसमें से बताना कि कौन सा डिसएडवांटेज है एक्सेसिव इन्वेंट्री को होल्ड करने का, हाई स्टोरेज कॉस्ट, डिटेरियोरेशन एंड ऑब्सोलेसेंस, हाई कैरिंग कॉस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द, ऊपर के तीनों ही डिसएडवांटेज हैं एक्सेसिव इन्वेंट्री को होल्ड करने के। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स आर इंक्लूड इन परचेजिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, कौन सा कॉस्ट है जो कि इंश्योरेंस एंड टैक्सेज में इंक्लूड होता है, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नीचे बताना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कौन सा है, सप्लाई द रिक्वायर्ड मटेरियल कंटिन्यूसली, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अंडर एंड ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के तीनों ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। इन ABC एनालिसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज मेड बेस्ड ऑन, ABC एनालिसिस में जो आइटम का क्लासिफिकेशन तो किसके बेसिस पे बनाया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल यूज्ड, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के जो सी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, वो जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इन ABC एनालिसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज मेड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स। VED स्टैंड फॉर, आपको बताना कि VED का क्या मतलब होता है, तो वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, वास्ट एसेंशियल डिमांडेड, वाइटल एसेंशियल डिमांडेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, VED। VED एनालिसिस मेथड इज यूज्ड वेयर इज यूज्ड, आपको बताना कि क्या, वेयर वर्कमैन यूज्ड, वेयर कैपिटल इज यूज्ड, वेयर मशीन इज यूज्ड, या फिर वेयर मशीन एंड वर्कमैन इज यूज्ड। तो VED एनालिसिस मेथड इज यूज्ड वेयर मशीन इज यूज्ड। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ ABC एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, VED एनालिसिस है, फिर इन्वेंट्री लेवल। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर, मटेरियल कंट्रोल करने का टेक्निक कौन सा है, तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, HML, VED, ABC, तीनों ही टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल हैं। मोर देन द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज कॉल्ड, अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल से मोर है, ज़्यादा है, मोर देन सेफ्टी स्टॉक लेवल, तो उसको क्या कहेंगे, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, या फिर एवरेज लेवल। तो ऑप्शन है बी रीऑर्डर लेवल। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन, जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सबको पता होगा इकोनॉमिकल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कौन सा ट्रू है। कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज विद साइज ऑफ ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ऑल ऑफ द अबव, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए तीनों ही ऑप्शन सही है। कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज द क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑब्वियसली बात है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाता है साइज ऑर्डर के साथ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर। द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर इट्स रिसीव्ड इन स्टॉक इज नॉन एज, तो टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर इट्स रिसीव्ड इन स्टॉक इज नॉन एज कैरिंग टाइम, स्टोरिंग टाइम, लीड टाइम, ओवर टाइम। तो ऑप्शन है लीड टाइम। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं, मैक्सिमम कंज्यूमशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला होता है रीऑर्डरिंग लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो जो एवरेज स्टॉक लेवल होता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे, मिनिमम स्टॉक लेवल
प्लस 1/3 ऑफ रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर लेवल, या फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/3 ऑफ रीऑर्डर लेवल। तो करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/3 ऑफ रीऑर्डर लेवल। एवरेज स्टॉक को आपको इससे कैलकुलेट करना है। बाइंग ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ड्यूरिंग इट्स सीजन क्या रिफर करता है? रेगुलर बाइंग, शेड्यूल बाइंग, स्पेकुलेटिव बाइंग या फिर सीजनल बाइंग। बाइंग ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ड्यूरिंग इट्स सीजन, तो करेक्ट ऑप्शन इज स्पेकुलेटिव बाइंग। What should be organization do to maximize the profit? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को? प्रोवाइड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोवाइड द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, प्रोवाइड द लोवेस्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन इज प्रोवाइड द लोवेस्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट बेसिक टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो मोस्ट बेसिक टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो कौन सा है? आपको सबको पता है, ABC एनालिसिस नॉर्मली जो है मोस्ट बेसिक टेक्निक है। Which statement define the reorder point? Safety stock level point, minimum level of item, point at which reorder is initiated, या फिर none of these? तो reorder point को कौन डिफाइड करता है? Point at which reorder is initiated. Valuation of closing stock at the end of the financial year is on the basis of, जो valuation होता है closing stock का at the end of financial year, वो किसके बेसिस पे होता है? VD, FSN, ABC या फिर XYZ एनालिसिस के? तो ऑप्शन है XYZ एनालिसिस के बेसिस पे valuation of closing stock होता है at the end of financial year. What are the characteristics to determine inventory level? इन्वेंट्री लेवल को डिटरमाइन के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? ऑर्डर क्वांटिटी, लीड टाइम, रीऑर्डर पॉइंट या फिर ऑल ऑफ द वेज? तो इन्वेंट्री लेवल को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है? ऑल ऑफ द दीज, यानी ऑर्डर क्वांटिटी, लीड टाइम और रीऑर्डर पॉइंट तीनों ही हैं। व्हाट डज ऑर्डर क्वांटिटी रिफर्स? ऑर्डर क्वांटिटी क्या रिफर करता है? मैक्सिमम क्वांटिटीज, मिनिमम क्वांटिटीज, मैक्सिमम क्वांटिटीज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी या फिर नन ऑफ द दीज? तो मैक्सिमम क्वांटिटीज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यही क्या कहलाता है? ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड लीड टाइम? लीड टाइम कौन डिफाइन करता है? टाइम फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, टाइम फॉर रिसीविंग द मटेरियल, टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर टू रिसीविंग मटेरियल या फिर नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन है टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर टू रिसीव मटेरियल, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने से लेकर मटेरियल रिसीव करने का तक, इसी को क्या कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं। री ऑर्डर कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑर्डर टू परचेज ए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आइटम फॉर फ्रॉम ए सप्लायर। दे इंक्लूड कॉस्ट सच एज, तो कॉस्ट कौन कौन से होते हैं री ऑर्डर में? द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द परचेज आइटम इफ दीज आर पेड for by the buyer, the cost associated with placing an order such as the cost of telephone calls, cost associated with checking the inventory after delivery from the supplier, या फिर all of the above? तो ऑप्शन है all of the above। ये सारे के सारे क्या हैं? रीऑर्डर कॉस्ट एक तरीके से होते हैं। सी कैटेगरी आइटम्स इन ABC एनालिसिस इंक्लूड, तो सी कैटेगरी आइटम्स ABC एनालिसिस में क्या इंक्लूड करते हैं? तो सीधे आंसर चलते हैं, 5% to 10% ऑफ टोटल यूजेज वैल्यू ऑफ मटेरियल। सी कैटेगरी आइटम जो है ABC एनालिसिस में वो 5 to 10% ऑफ टोटल यूजेज वैल्यू ऑफ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं। बी कैटेगरी आइटम इन ABC एनालिसिस क्या इंक्लूड करते हैं? तो अगर आपने पढ़ा है आसानी से आप बता सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है 15 to 20% ऑफ टोटल यूजेज वैल्यू ऑफ मटेरियल, वो बी कैटेगरी में आता है। सी में 5 से 10, बी में 15 से 20, और ए कैटेगरी में क्या आएगा? ए कैटेगरी में 70 to 75% ऑफ टोटल यूजेज वैल्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है, एक कैटेगरी आइटम इंक्लूड हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू ABC एनालिसिस। आप बताते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू ABC एनालिसिस एक कैटेगरी आइटम में कितने आएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है 5 to 10%। बी कैटेगरी आइटम में परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू ABC एनालिसिस क्या आएगा? 20 से 25%। और सी कैटेगरी आइटम में परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू ABC एनालिसिस क्या आएगा? दैट इज 70 to 75%। नेक्स्ट है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो जो मैक्सिमम लेवल है इन्वेंट्री का वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो करेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, दैट इज ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूजर रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ और रीऑर्डर क्वांटिटी। ये जो है मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इसके थ्रू जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूजर रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम फिर प्लस EOQ या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, ऑर्डर पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, दो ऑर्डर पॉइंट जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमम यूजर्स रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मिनिमम यूजर्स रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। नेक्स्ट है, डेंजर लेवल इज बिलो, डेंजर लेवल जो है किसके बिलो होता है? मैक्सिमम लेवल के, रिऑर्डरिंग लेवल के, मिनिमम लेवल के, फिर नन ऑफ दिस? तो डेंजर कब होता है? जब नीचे से भी जो मिनिमम लेवल उससे भी नीचे चले जाते हैं आप। तो ऑप्शन सी मिनिमम लेवल। डेंजर लेवल जब मिनिमम लेवल से नीचे हो जाए तो वो डेंजर लेवल आने लगता है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज ए रेशियो ऑफ, जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है? द वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ to the average value of inventory held that period, the value of the material get wasted during a period of the average value of the inventory held that period, या the value of the material consumed during a period to the total value of inventory held that period, या फिर the value of the material get wastage during a period to the total value of inventory held that period। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है मेरी, लेकिन आप लोग इसको
जो है स्टॉप करके पॉज करके भी यहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज ए रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए पीरियड टू द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्थ एट पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड, इन्वेंट्री होल्ड करने का जो कॉस्ट होता है वो क्या इंक्लूड करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप, इंश्योरेंस कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस एंड डिट्रिएशन। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर के तीनों ही क्या है वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू के कौन से assumptions है नीचे में? There are no bulk purchase discount for making order in large size. All unit purchased for each item of material cost are the same unit price. The order lead time is constant and non, या फिर ऑप्शन सी annual demand and consumption for the inventory item is constant throughout the year, या फिर ऑप्शन डी all of the। EOQ के assumptions कौन से हैं? तो all of the ऊपर के तीनों ही assumptions हैं, इन तीनों को पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आ सकता है EOQ के assumptions कौन कौन से हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ द रेलेवेंट कॉस्ट आर, तो EOQ के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कौन से? होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऊपर के तीनों ही EOQ के लिए रिलेवेंट कॉस्ट होते हैं। द इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ मॉडल द इक्वेशन Q/2 इंटू CH कैलकुलेट्स, यानी कि जो इक्वेशन है Q/2 इंटू CH क्या कैलकुलेट करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, या फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, इसको कैलकुलेट करता है EOQ मॉडल में Q/2 इंटू CH। इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ मॉडल द इक्वेशन D/Q कैलकुलेट, D/Q क्या कैलकुलेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ईच ईयर। देन है इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ मॉडल द इक्वेशन D/Q इंटू CO कैलकुलेट, क्या करता है? D/Q इंटू CO। तो करेक्ट ऑप्शन इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ईच ईयर, ये जो है कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से EOQ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, EOQ जो है वो क्या यूज़ करके कैलकुलेट किया सकता है? टेबल से, ग्राफ से, फॉर्मूला से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो EOQ जो है ऊपर के तीनों मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। सेफ्टी इन्वेंट्री इज ऑल्सो नॉन है, जो सेफ्टी इन्वेंट्री होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, या फिर A एंड B यानी बफर और सेफ्टी दोनों से, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B, यानी कि हम सेफ्टी इन्वेंट्री को बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक दोनों के नाम से जानते हैं। Inventory control level can be calculated in order to maintain inventories at the optimum level. The three critical control level are, तो जो inventory control level can be calculated in order to maintain inventory at the optimum level, तो जो तीन क्रिटिकल कंट्रोल लेवल है वो कौन से हैं? रीऑर्डर, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक, एवरेज स्टॉक एंड टोटल स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज इन्वेंट्री, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। ये तीन क्रिटिकल कंट्रोल लेवल हैं कि रीऑर्डर लेवल कब होगा, मिनिमम लेवल क्या होगा, मैक्सिमम लेवल क्या होगा। तो यूनिट 2, 3 और 4 से ये कुछ MCQs थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। यूनिट 1 का पहले से बना हुआ है, आपको यूनिट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।